ओके ठीक है। चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो पोषण की बात हमने की और हमने बोला पोषण क्या है, भोजन को ग्रहण करना और उसके अवयवों का शरीर में उपयोग हो जाना पोषण कहलाता है। जब हम प्राणियों की बात कर रहे हैं तो हम जीव जंतुओं की बात करेंगे, और जंतुओं में पोषण कौन सा होता है, विषम पोषी, जिसमें उन्हें भोजन बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, हालांकि उनका लेने का तरीका अलग अलग है, लेकिन भोजन को किसी दूसरे जीव जंतु से या दूसरे पेड़ पौधों से लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का ये पोषण होता है। लेकिन पौधों में हमने देखा उन्हें बाहर से भोजन लेने की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी किसमें था, हरे पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधों में। तो हमने बात की कि हमारे अंदर पोषण कैसे है। तो पोषण के लिए सबसे पहले भोजन को क्या करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। फिर उसके बाद उसके सरल अवयवों को, जटिल अवयवों को सरल करना पड़ता है, यानी पचाना पड़ता है उसको। पचाने के बाद भोजन का क्या हो जाता है, पचता कहां पर है भोजन, ये कार्य कहां होता है, हमारी आहार नाल में। किसमें, और आहार नाल के साथ पाचन में कौन सहायक होता है, पाचक रस। और ये जो पाचक रस हैं ये कहां से निकलेंगे, पाचन ग्रंथियों से। तो ये पाचन ग्रंथियां और आहार नाल ये भोजन के पाचन में सहायता कर रहे हैं हमारी। तो ये पाचन में सहायता कर रहे हैं आहार नाल और पाचन ग्रंथियां, इसे हम कहेंगे पाचन तंत्र। ये बन गया हमारा पाचन तंत्र। तो पच गया भोजन, और पूर्ण पाचन भोजन का कहां होगा, क्षुद्रांत्र के निचले हिस्से में, याद रखना है। और वहां से पचे हुए भोजन का क्या हो जाएगा, अवशोषण। अवशोषण को स्वांगीकरण भी बोला, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन कहते हैं हम इसको इंग्लिश में। तो स्वांगीकरण का मतलब क्या है, ये कहां पर होगा, रक्त में। और रक्त में जाएगा किसके द्वारा, क्षुद्रांत्र में क्या होता है, दीर्घ रोम। तो ये दीर्घ रोम में कार्य होता है। जो दीर्घ रोम कहां होते हैं, क्षुद्रांत्र में। तो ये कार्य हुआ, पचने का पहले हमने ग्रहण किया, फिर पचाया, फिर उसका अवशोषण हो गया। पचाने का कार्य हुआ हमारी आहार नाल में, जिसमें मदद की पाचन ग्रंथियों ने पाचक रस छोड़कर। ये पाचक रस भोजन का पाचन करेंगे, यानी सरल को, जटिल को सरल में बदल देंगे। ठीक है, तो ये पूरा आहार नाल और पाचन ग्रंथियां मिलकर हमारा पाचन तंत्र बना रही है। जो भोजन पच गया, यानी जो सरल रूप है भोजन का, वो अब जाएगा रक्त में। रक्त में चला जाएगा, मतलब उसका होगा स्वांगीकरण या अवशोषण। ठीक है, और ये रक्त में दीर्घ रोम द्वारा जाता है। ये दीर्घ रोम क्षुद्रांत्र में पाए जाते हैं। ये कल हमने समझ लिया था किस प्रकार का इनका स्ट्रक्चर होता है, ये हमने कल समझ लिया था। तो इसको अच्छे से याद रखना है। अमाशय को भी हमने पढ़ा कि जब हमारी ये जो हमारी ग्रसिका होती है, ग्रसिका के आगे भोजन किसमें जाता है, एक यू शेप स्ट्रक्चर होता है, एक यू आकृति का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसे हम अमाशय स्टमक कहते हैं। और ये स्टमक में हमने क्या पढ़ा कि स्टमक में एक अम्ल होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन अम्ल तो घातक होता है, तो अम्ल हमारे अमाशय की आंतरिक भित्ति को भी जला सकता है। तो
आंतरिक भित्ति को जलने से, क्षति से बचाने के लिए अमाशय में क्या होता है? श्लेष्मा। क्या होती है? ये श्लेष्मा जो है ये अमाशय की आंतरिक भित्ति के ऊपर एक अलग से परत बना लेती है। ठीक है। और ये परत जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे अमाशय की आंतरिक भित्ति की रक्षा करती रहती है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है घातक नहीं रहेगा, यानी मतलब हमारी अमाशय की आंतरिक भित्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके अलावा और क्या है जो अमाशय में स्रावित होता है? पाचक रस। वो पाचक रस किसका पाचन करते हैं? भोजन के किस अवयव का पाचन होता है स्टमक में, अमाशय में? प्रोटीन का। किसका? तो ये पाचक रस जो यहां पर है, ये पाचक रस किसका पाचन करेंगे? प्रोटीन को पचाते हैं। ये प्रोटीन को पचाने वाले। ठीक है। हमने बात की कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ये अम्ल क्यों है यहां पर, इसका क्या कार्य है? तो हमने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ आए हैं। दूसरा क्या कार्य बताया था मैंने आपको? दूसरा कार्य बताया था कि जो पाचक रस हैं इनको सक्रिय करता है। ये निष्क्रिय अवस्था में होंगे, प्रोटीन का पाचन नहीं करेंगे निष्क्रिय अवस्था में। ये सक्रिय करने के लिए मदद कौन करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा कार्य क्या है? प्रोटीन को पचाने वाले, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइमों को या पाचक रस को, एंजाइम लिख देता हूं मैं, एंजाइम को सक्रिय करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। वहां बैठे हो तुम, यहां से ज्यादा साफ है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था, इतना पढ़ लिया था हमने। ये आपने याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य क्या है। फिर आपको मैंने पित्ताशय का भी कार्य बताया था। आपको मैंने क्षुद्रांत्र की संरचना बताई थी। क्षुद्रांत्र के अंदर उंगलियों की तरह के प्रवर्ध होते हैं जिसको दीर्घरोम कहते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। तो ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। तो यहां पर किस चीज का पाचन हो रहा है? भोजन के किस अवयव का पाचन हो रहा है? प्रोटीन का। ये याद रखनी है आपने। और जो मुख कुहिका है, बक्कल कैविटी है हमारी, जिसमें लार होती है, ये लार के अंदर एक एंजाइम है जिसको क्या नाम दिया है? लार एमिलेज। लाला ग्रंथि से निकलता है लार, और लार के अंदर जो एंजाइम है उसका नाम है लार एमिलेज। ये किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट, मंड का पाचन करता है। समझ गए? मुख कुहिका में। तो घास खाने वाले जंतु, इनकी बात कही थी। इनमें पोषण कैसे होता है? ये भी भोजन ग्रहण करते हैं। क्या खाते हैं? घास खाते हैं। तो घास में याद रखना एक कार्बोहाइड्रेट मैंने बताई आपको कल। कौन सी? अरे कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज होता है इसमें। ठीक है। और इन जंतुओं की आहार नाल में जो अमाशय है, जिसकी बात अभी हमने की थी, ये अमाशय स्टमक की, हमारे अंदर तो एक ही भाग होता है। इस अमाशय के 4 भाग होते हैं, और अमाशय के 4 भाग में से एक का नाम क्या है?
रुमेन, रुमेन, ये याद रखना होगा। अमाशय के 4 भाग होते हैं और उसमें एक भाग है रुमेन, जिस पर हमने फोकस करना है। ये रुमेन का क्या काम है? तो रुमेन का काम होता है कि जब वो जंतु जैसे घोड़ा, खरगोश, गाय, भैंस, बकरी जब ये घास खाते हैं तो फटाफट निगल लेते हैं, आधे चबा के फटाफट निगल लेते हैं और वो घास पहुंच जाता है अमाशय के रुमेन में। रुमेन में पहुंच गया, अब वहां पर इकट्ठा रहेगा। देखो ऐसे बनाया, इसकी आहार नाल बनाई, ये आ गया स्टमक, स्टमक के अंदर हमने एक भाग ये बनाया रुमेन, ठीक है। तो ये हमने बोल दिया रुमेन। रुमेन के अंदर घास जो है आंशिक रूप से पचेगा, पूरा पाचन नहीं हो रहा है उसका, थोड़ा सा पचेगा और वहां से ये घास जो है अब आधा पचने के बाद, थोड़ा सा पचने के बाद छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में छोटी छोटी गोलियां बनती है, गोलिकाओं के रूप में कहां आएगा? दोबारा से वापस मुख में आएगा, मुंह में आ गया। फिर उन गोलियों को आपने देखा होगा चबाते हुए जंतुओं को, जब वो घास नहीं खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बैठे हैं या खड़े ही हैं, तो वो आपको दिखेगा कि कुछ चबा रहे हैं मुंह के अंदर। तो वो क्या होता है? जुगाल। इसको क्या कहते हैं? जुगाल। तो जुगाल कर रहे होते हैं वो। इस भोजन को ये छोटी छोटी गोलियां के रूप में जब ये मुंह में आता है भोजन, फिर से उसको अच्छे से चबाते हैं, अच्छे से चबाते हैं, फिर दोबारा अंदर ले जाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या होती है? जुगाल की ये प्रक्रिया को हम रूमिनेशन भी कहते हैं, रूमिनेशन। और इन जंतुओं में क्योंकि रुमेन है इसलिए इनको रोमंथी या रूमिनेंट कहते हैं। रोमंथी जंतु रोमन वाले होते हैं ना, रुमेन वाले हैं रोमंथी जंतु या रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स ऐसे देख लेना क्या लिखा हुआ, ठीक है। रूमिनेंट्स, ये जंतु रूमिनेंट्स कहलाते हैं। घास खाने वाले जंतुओं को रोमंथी जंतु या रूमिनेंट्स कहा जाता है, क्योंकि इनके अमाशय के 4 भाग होते हैं जिसमें एक रुमेन होता है। इस रुमेन का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जंतु घास खाते हैं फटाफट और रुमेन में ले जाते हैं, थोड़ा सा पचने के बाद वो छोटी छोटी गोलियों के रूप में फिर से मुंह में आता है, जिसे हम जुगाल कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया को रूमिनेशन भी कहते हैं, रूमिनेशन, जुगाली करते हैं वो, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इनके बारे में। एक और बात कही थी मैंने, इसके बाद ये क्षुद्रांत्र स्टार्ट होती है, फिर आगे बृहदांत्र बन जाती है इनकी, ठीक है। लेकिन बृहदांत्र और क्षुद्रांत्र के बीच में एक और नाल होती है, इसको हम अंधनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अंधनाल में क्या होता है? जीवाणु। और ये जीवाणु क्या करते हैं? मैंने बोला सेलुलोज होता है घास में, तो सेलुलोज को कोई नहीं पचा सकता, सिर्फ ये जीवाणु पचा सकते हैं। तो हम लिखेंगे सेल्यूलोज को पचाने वाले, सेलुलोज को पचाने वाले ये जीवाणु हैं जो सेलुलोज को पचाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पाचन कंप्लीट होता है उनकी बॉडी के अंदर, ठीक है, समझिए। तो ये आपने रूमिनेंट्स के बारे में याद रखना है। रोमंथी जंतु क्या होते हैं आपने बताना, ये घास खाने वाले जंतु होते हैं। इनकी आहार नाल में अमाशय के 4 भाग होते हैं जिसमें एक रुमेन होता है, बस ये है रोमंथी जंतु या रूमिनेंट्स, ऐसा लिखना उनके बारे में। थोड़ा बड़ा आया है तो आपने रुमेन का कार्य भी बता देना है कि ये घास खाते हैं फटाफट और अपने अमाशय के रुमेन में इकट्ठा कर लेते हैं। थोड़े समय पश्चात आंशिक पाचन के बाद, थोड़ा सा भोजन पचने के बाद छोटी छोटी गोलियों के रूप में दोबारा मुख में आता है, जिसे जुगाल या जुगाली करना या रूमिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और सेलुलोज को कैसे पचाते हैं ये तो आपने बताना है कि इनकी क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र, ये इनकी क्षुद्रांत्र लिख देते हैं और ये बृहदांत्र लिख देते हैं,
और इनके बीच में एक अन्य नाल होती है जिसमें सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु होते हैं। ठीक है, और ये जीवाणु घास में जो सेलुलोज होती है उसको पचा लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उन जंतुओं की जो सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, वो कैसे भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसे जंतु भी हैं जिनमें मुंह भी नहीं है, आहार नाल भी नहीं है, तो वो भोजन कैसे लेते हैं। इसमें हम बात करेंगे अमीबा की। अमीबा जो कि बहुत छोटा सूक्ष्म जीव है, और सूक्ष्म जीव में किस प्रकार से पाचन होगा, पोषण होगा, ये हम पढ़ेंगे। तो अमीबा जो कि सूक्ष्म जीव है उसमें ना तो आपको मुंह मिलेगा, ना उसमें आहार नाल मिलेगी, इसकी कोई आकृति भी नहीं होती, इसकी कोई शेप नहीं होती अमीबा की, कभी ऐसा है कभी ऐसा है। ठीक है, तो जब इसने भोजन ग्रहण करना है तो ये अपने से भी छोटे छोटे जंतुओं पर का भोजन लेता है, उनको खाता है। छोटे छोटे जो जीव हैं, छोटे छोटे जीव, ये तो वैसे बहुत छोटा है, इसको तो हम आंख से देख नहीं सकते, इससे भी जो छोटी पदार्थ है उनको भोजन के रूप में ये ग्रहण करता है। तो जब इसको आभास होता है कि मेरे आसपास भोजन है, तो उस भोजन को ग्रहण करने के लिए सबसे पहले तो ये मान लो यहां पर भोजन है, तो इस भोजन के चारों ओर उंगलियों की तरह के प्रवर्ध निकालेगा, ऐसे बनाएगा। ये उंगलियों की तरह के प्रवर्ध जो हैं, उंगलियों के समान प्रवर्ध, जैसे कि हमने कहां पढ़े क्षुद्रांत में, वैसे ही उंगलियों की तरह के प्रवर्ध यहां निकाले। इन्हें हम पादाब कहते हैं। क्या कहते हैं? पादाब। और इसको चारों ओर से घेर लेगा, भोजन को चारों ओर से घेर लेगा और अपने शरीर के अंदर ले लेगा। ठीक है, इस तरह से उंगलियां लेगा और अपने बॉडी के अंदर ले आएगा। अब ये भोजन जो है इस अमीबा के अंदर एक खाद्य धानी होती है, इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। ये क्या है? खाद्य धानी। इस खाद्य धानी के अंदर ये इकट्ठा हो जाएगा और इस खाद्य धानी में फिर क्या होगा? पाचक रस स्रावित किए जाएंगे। और पाचक रस आपको पता है क्या करते हैं? जटिल को सरल करते हैं, पाचन करते हैं। तो इस भोजन को सरल कर देंगे, पचा लेंगे और पचा हुआ भोजन इसके शरीर में अवशोषित हो जाएगा। जो पचा हुआ, जो कि जरूरी आवश्यक तत्व हैं, वो इसके शरीर में अवशोषित हो जाएंगे, इसको वृद्धि करने में, कार्य करने में सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से खाद्य धानियां होती हैं अमीबा के अंदर। पहले तो उंगलियों की तरह के प्रवर्ध निकलेंगे, भोजन को चारों ओर से इकट्ठा करके अंदर ले आएंगे और खाद्य धानी में इकट्ठा कर लेंगे। इस खाद्य धानी में कुछ पाचक रस स्रावित किए जाएंगे, छोड़े जाएंगे। ये पाचक रस पाचन का कार्य करेंगे, अर्थात जटिल को सरल करेंगे और जो जरूरी तत्व हैं अब उनका पूरे शरीर में उन आवश्यक तत्वों का अवशोषण हो जाएगा, जैसे हमारे रक्त में हुआ था। उस पूरे बॉडी के अंदर अवशोषण होने के बाद उसको वो यूज कर लेंगे, प्रयोग में ले आएंगे, अपनी वृद्धि के लिए, जनन के लिए, कार्य करने के लिए उनका उपयोग करेंगे। ठीक है, अब अमीबा जो है, जो वेस्ट होता है उसको वैसे ही बाहर छोड़ देता है। ये जब खाद्य धानी के अंदर वेस्ट रह जाएगा, अनपचा भोजन रह जाएगा, वो इसके नजदीक आएगा। जो बाहरी आवरण है, जो झिल्ली होती है, झिल्ली मेम्ब्रेन, ये झिल्ली है इसकी, तो झिल्ली के पास आएगा और वहां से उसको बाहर की ओर छोड़ देगा, जो वेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें भोजन का पाचन होता है। ये पादाब जो है ये भोजन ग्रहण करने में तो सहायक है ही, भोजन ग्रहण करने में सहायता प्रदान करते हैं, साथ में ये इसको गति देने में भी सहायक होते हैं, गति भी प्रदान करते हैं। गति कैसे करेंगे? जैसे मान लो इसने भोजन तो किया है लेकिन अब दूसरी जगह जानी है, नजदीक में भोजन नहीं, तो इस तरह से दोबारा से पादाब, किसी भी डायरेक्शन में जाना, उस डायरेक्शन में पादाब निकल जाएंगे
उंगलियों की तरह के, फिर वो वहां रुकेंगे और पीछे से बॉडी फिर खींचती हुई आएगी, फिर पादाब निकलेंगे, फिर बॉडी फिर खींचती हुई आएगी। ठीक है, तो दो कार्य हैं इसके पादाब के, भोजन ग्रहण करना और गति प्रदान करना। दो कार्य पादाब। पादाब क्या है? उंगलियों की तरह की वर्ग है जिनको पादाब कहा जाता है अमीबा में। ये भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं। खाद्य धानी क्या है? जिसमें भोजन इकट्ठा होता है और पाचक रस छोड़े जाते हैं, पाचन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये आपने अमीबा के बारे में अपनी बुक में भी अभी पढ़ना है इसको अच्छे से, काफी है। ठीक है।